आइए देखते हैं राज व्यवस्था में नैतिक शासन के महत्व को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नैतिक शासन जो है एक सिविल सर्विस की नैतिकता के बारे में। देखिए, नैतिक शासन क्या है और दार्शनिक आधार क्या है, जिसमें और नेक्स्ट है कि प्रभावित करने वाले कारक, समस्याएं, चिंताएं और उनका उपाय, जिसे आगे इंडिकेट करके बताया गया है कि नैतिक चिंता, दुविधा और नैतिक मार्गदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। देखिए, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बताया गया है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एथिकल गवर्नेंस के बारे में देखते हैं। देखिए, यानी कि नैतिक यानी नैतिकता के बारे में देखिए, और नैतिकता होता क्या है इसके बारे में देखते हैं कि यह एक मूल्य है और इससे निकला व्यवहार आचरण नैतिक है। देखिए, नैतिक वह है जो सत्य है, शाश्वत है, वस्तुनिष्ठ है, निष्पक्ष है और दूरदर्शी है। और देखिए यहाँ पे कि जो आत्मसंतोष की भावना लाए, और इससे जुड़ा जो गुण नैतिक गुण कहलाता है। और जब यह सोच शासन में लाया जाता है तो नैतिक शासन कहलाता है। देखिए, जब यह सोच शासन में लाया जाता है तो नैतिक शासन कहलाता है। इतना हो गया हमारा कि देखिए, सत्य, शाश्वत, वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और जो दूरदर्शी हो। जब यह सोच जो शासन में लाया जाता है तो वह क्या हो जाता है, वो नैतिक शासन कहलाता है। और नेक्स्ट है कि नैतिक मूल्यों से जुड़े जो लोक सेवक जब जनता के कल्याण का कार्य करते हैं, जिसे देखिए, जब नैतिक मूल्यों से जो जुड़े लोक सेवक हैं जब जनता के कल्याण का कार्य करते हैं तो उसे नैतिक शासन कहते हैं। देखिए, जो सिविल सर्वेंट का नौकर यानी नौकरशाही का जो नैतिक मूल्य है बुनियादी और व्यावसायिक है। और देखिए, और नैतिक शासन के घटक क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। जो नैतिक शासन के घटक हैं, राम राज्य, सुराज, सुशासन, जिसकी विशेषताएं हैं सुशासन की गुड गवर्नेंस, और जिसका मतलब है कि सबका साथ और सबका विकास। देखिए, नैतिक शासन का जो दार्शनिक आधार है उसके बारे में देखते हैं कि देखिए, प्रशासन का दार्शनिक आधार में ऐतिहासिक रूप से जो विभिन्न विद्वानों एवं दार्शनिकों ने शासन से नैतिकता में अपना विचार दिए हैं, उनके विचारों एवं दर्शन को ही हम शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार कहते हैं। देखिए, जैसे कि वैदिक दर्शन के अंतर्गत हमारा हो जाएगा ये षट दर्शन, हमें न्याय और कर्तव्य निष्ठा, समर्पण जैसे कि गुणों से जोड़ते हैं, जबकि भगवत गीता का निष्काम कर्म, अनामिता का गुण सिखाता है और सिद्ध प्रज्ञा का विचार हमें दृढ़ता का गुण लाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा जो है कि बौद्ध दर्शन में मध्य मार्ग जो है प्रशासक हो और अतिवाद से रोकता है और व्यवहार कुशल बनाता है, और आत्म दीपो भव का विचार प्रकाशक को नई ऊर्जा और नई क्षमता विकसित करने की प्रेरणा देता है। और देखिए, तीसरा जो है महावीर का जो है सद्वाद जो प्रकाशक हो और लचीला और ग्रहणशील बनाता है, और वह प्रकाशक को सिखाता है, और उसका निर्णय जो है और विचार अंतिम नहीं, उसमें सुधार की सदैव संभावना है, और सुधार के लिए उसे योग्य और अनुभवी लोगों से परामर्श करना चाहिए। और देखिए, चौथा जो है कि ईशा दर्शन में जो है कि व्याप्त मानव सेवा और सेवा भावना का भाव जो है प्रशासक को यह समझाता है कि शासन साधन है और साध्य नहीं, अंतिम साध्य लोक कल्याण है। और देखिए, पांचवा जो है कि गांधी की जो साधन साध्य की पवित्रता का विचार प्रशासक को प्रेरित करता है कि वह सत्ता के प्रयोग में नैतिक रहे और सत्यनिष्ठा से जुड़े भ्रष्टाचार से दूर रहे। और देखिए, जो छठा है कि विवेकानंद की विचारधारा से जो प्रशासक देखिए क्या उनका है कि वो अपने ऊर्जा का संकेंद्र कर लोक सेवा में लगाएं और निजी स्वार्थ और गठजोड़ में ऊर्जा का देखिए यहाँ पे कि व्यर्थ उपयोग न करें। और देखिए, यहाँ पे सातवां है कि देखिए जो है प्लेटो, हीगल, अरस्तु जैसे पश्चिमी दार्शनिक प्रशासन में नैतिक अथवा सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च महत्व देते हैं। अरस्तु ने माना कि राज्य नैतिक और प्राकृतिक से ही है, और प्लेटो कहते हैं कि जो आदर्श शासक वह है जो स्वार्थ नहीं, जो सेवा भाव और कल्याण भाव से काम करते हैं। और देखिए, आठवां जो है कि जेम्स देखिए स्टुअर्ट मिल, वात्सायन जैसे सुखवादी प्रशासन को यह सीख देते हैं कि इंद्रियन आग्रह, भोग विलास जैसे निरंतर सुख स्थायी और आत्मसंतोष देने वाले नहीं हैं, और इसलिए प्रशासकों को
उच्चतर सुखों, सेवा, समर्पण, त्याग इत्यादि से जुड़ना चाहिए। और देखिए 9 नंबर है, ब्रेडले हीगल जैसे पूर्णतावादी हमें सिखाते हैं कि हम देखिए अपने भावनाओं, वासनाओं पर नियंत्रण रखें, ताकि हमें नीड बेस्ड या ग्रीड बेस्ड, देखिए नीड बेस्ड का मतलब कि जरूरत का आधार और लालच का आधार, भ्रष्टाचार से स्वयं को दूर रखें। और 10वां है कि कांट के विचारों से सीखा जा सकता है कि शासन के दरवाजे पर आया प्रत्येक शक्ति, चाहे उसकी निर्जातीय पहचान जो भी है, शासन के लिए साध्य है, साधन नहीं है, और उसकी सेवा करके मिलने वाला आत्मसंतोष चिर अस्थायी होगा। तो देखिए इन सबों से निष्कर्ष क्या निकला, इसके बारे में देखते हैं कि दार्शनिकों के विशिष्ट विचारों से सिविल सेवा में नैतिक मूल्यों का सृजन और संचार वर्तमान समय की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य तभी सार्थक है जब वह नैतिक चरित्र को धारण करता है और उसके अभिकर्ता नैतिक मूल्यों से जुड़े हों। लेकिन नैतिक शासन में नैतिक चिंता, नैतिक दुविधा, और देखिए बताया गया है कि नैतिक शासन में नैतिक चिंता और नैतिक दुविधा के बारे में देखते हैं यहाँ पे कि नैतिकता का प्रश्न खड़ा होगा, देखिए दोनों में निर्णय लेते समय, देखिए और कठिन होगा कितना कि नैतिक चिंता दुविधा में। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए बताया गया है कि चिंता और दुविधा के बारे में, जो नैतिक चिंता है और नैतिक दुविधा के बारे में यहाँ पे देखिए कि बताया गया है कि सामान्य और दुविधा में जटिल। तो पहले चिंता को देखते हैं कि सामान्य, देखिए स्वयं को कोई संशय नहीं होता, और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि निर्णयकर्ता स्वयं सशक्ति है। और दूसरा है इसमें कि निर्णयकर्ता कोई नैतिक संशय नहीं होती, उसमें सिर्फ देखिए दूसरे पक्ष के होने वाले दुख हानि की चिंता होती है। और इसमें बताया गया है कि स्वयं नैतिक चिंता हो जाती है और दोनों पक्ष को प्रभावित करता है, जिसमें देखिए आत्मग्लानि, क्षति या हानि दूसरे नंबर पे बताया गया। और नेक्स्ट है कि निर्णय टाला जा सकता है, देखिए इसमें जबकि है निर्णय टाला नहीं जा सकता दुविधा में। और विकल्प, देखिए नेक्स्ट है कि विकल्प बहुत जटिल नहीं होता है, देखिए विकल्प सामान्य रूप से जटिल है दुविधा में। और इसमें चिंता में है कि चयन सहजता से, यानी कि निर्णय ले सकता है और श्रेष्ठ निर्णय हो सकता है, इसमें लिखा है आत्मग्लानि नहीं। और नेक्स्ट देखते हैं कि शासन में चिंता का क्या महत्व है, तो इसके बारे में देखते हैं। राज्य, देखिए राज्य या सरकार, प्रशासन और निजी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए संविधान के अनुरूप कार्य करें, जो राज्य है या सरकार है कि संविधान के अनुरूप कार्य करें, देखिए मूल्य ढांचे का उल्लेख न करें। और इसमें प्रशासन में बताया गया कि जो प्रशासनिक समस्याएं हैं, लोक संसाधनों का अपव्यय न करें, सत्ता का दुरुपयोग न करें, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखें और हितों का टकराव से बचें। इसमें है हमारा प्रशासन का कि हितों की टकराव से बचना है, देखिए। और निष्पक्षता से शासन को, पारदर्शिता और देखिए कि जवाबदेहिता से शासन करें, ये सरकार में है। और ये हमारा प्रशासन में है कि देखिए परवर्ती नियोजन की व्यवस्था न करें, इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग न करें, देखिए। और ये इसी तरह है कि नीतियां बनाते वक्त वर्ग विशेष पक्ष का न लें और अतिरिक्त मांग न करें, देखिए जैसे कि ये शासन में, प्रशासन में है और ये राज्य सरकार में है, जिसे जनता और साध्य और स्वयं का साधन को समझे और देखिए लोक सेवा के समस्याओं में जो हो उसे लिखे, ये प्रशासन के हैं। और नैतिक शासन जो गुड गवर्नेंस की विशेषताओं का उल्लंघन न करे, ये राज्य या सरकार को करना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि देखिए संगठित और जो है असंगठित और संगठित क्षेत्रों में चिंता की प्रकृति की नहीं मात्रा की है, जिसमें देखिए पहला है कि श्रम का मूल्य, कार्य की दशाएं, और तीसरा यौन शोषण, कार्यकाल की सुरक्षा, बाल श्रम, कर चोरी, पर्यावरण दायित्व जो है हमारा यहाँ पे बताया गया है। और 8वां नंबर है CSR, यानी कि कारपोरेटर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रिस्पॉन्सिबल हैं, देखिए कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में भी बताया गया है कि ये सभी विशेषताएं उनसे विचलन है, देखिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मालिक और मजदूर की निजी चिंता के आधार पर बांट सकते हैं। और देखिए आगे देखते हैं दुविधाओं के बारे में, आयाम यानी कि डायमेंशन के बारे में। यहाँ पे पहला है कि नैतिक वर्सेस अनैतिक, और दूसरा है नैतिक वर्सेस नैतिक, और तीसरा है अनैतिक वर्सेस अनैतिक। इसमें बताया गया है, पहला देखते हैं कि नैतिक वर्सेस अनैतिक में कि नैतिक वर्सेस जो है व्यक्तिगत हित, और नैतिक वर्सेस परिहित यानी कि भाई भतीजावाद नैतिक वर्सेस अनैतिक में जाएगा। और देखिए नैतिक वर्सेस स्वयं पीड़ा, ये यूज हो रहा है नैतिक वर्सेस अनैतिक में।
और दूसरा इसमें है कि नैतिक वर्सेस नैतिक में ज़्यादा नैतिक, यानी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा परेशानी है किस चीज़ से, यानी कि। और तीसरा है अनैतिक वर्सेस अनैतिक, यानी कि कम अनैतिक, रैंकिंग करना। और चौथा इसमें है बताया गया है कि मिश्रित दुविधाएं। तो इसके बारे में देखते हैं कि देखिए नैतिक गुणों के साथ निर्णय की क्षमता की जांच होती है। और देखिए यहाँ पे आगे दिया गया है कि राज्य या सरकार की दुविधा और प्रशासन के समक्ष क्या होना चाहिए। कि देखिए देश की सुरक्षा वर्सेस नागरिक की स्वतंत्रता, ये सरकार में होना। और प्रशासन के समक्ष क्या है कि लोक संसाधनों का प्रयोग। और इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्सेज राष्ट्रहित। इसमें है अतिरिक्त भुगतान और उच्चाधिकारी का अनुचित आदेश। देखिए इसमें विकास वर्सेस पर्यावरण, यानी कि पेयर्स के बारे में बताया गया है। और प्रशासन का समक्ष है कि जो गरीब अधीनस्थ पर कार्यवाही करे या न करे, ये प्रशासन के समक्ष जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और देखिए लोकप्रिय आर्थिक नीति वर्सेस कठोर आर्थिक नीति के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि देखिए विस्टल ब्लोअर बने कि नहीं। देखिए मित्र सहकर्मी की भ्रष्टाचार की शिकायत, ये प्रशासन के समक्ष प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति वर्सेस विकास की राजनीति। देखिए और इसमें प्रशासन के समक्ष क्या है कि ऐसा कानून जो व्यक्तिगत मूल्यों से संबंध न हो। और नेक्स्ट है कि विदेश नीति में आदर्शवाद वर्सेस यथार्थवाद, यानी कि ये सरकार या राज्य के बीच का जो प्रॉब्लम है। और इसमें है जो सिविल सर्वेंट या जो भी है उसके समक्ष क्या प्रॉब्लम है, राजनीतिक शक्ति से प्राप्त 4P। और ये है रिटायरमेंट पैडिंग के बारे में। और राज्य के जो प्रशासन की नैतिक चिंताएं हैं और राज्य की नैतिक चिंताएं नैतिक दुविधाओं हो सकती है। देखिए निजी क्षेत्र में क्या दुविधा होता है उसके बारे में भी यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है कि निजी क्षेत्र में क्या दुविधा हो सकता है। कॉस्ट कटिंग वर्सेस, देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में, कास्ट कटिंग वर्सेस इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि लागत के बारे में। और देखिए सेटअप थियोरी के बारे में बताया गया है कि बड़ी कंपनियों का हिस्सा बने और काम सीखें और फिर समांतर बने। तो देखिए व्यक्तिगत लाभ वर्सेस प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि। और इसमें बताया गया है कि स्विच ओवर, यानी कि कंपनी बदलना। और यहाँ पे लिखा गया है प्रॉफिट, यानी कि लाभ वर्सेस CSR, यानी कि श्रेय लेने से जुड़ी व्यवस्था है। और लाभ वर्सेस कारपोरेट गवर्नमेंट, यानी कि कास्टिंग कॉ की समस्या आ जाएगी। देखिए यहाँ पे। और रिजर्वेशन वर्सेस टैलेंट, डिजिनिटी वर्सेस हाउसलैंड, यानी कि अनैतिक योग्य कर्मचारी वर्सेस नैतिक अयोग्य कर्मचारी अपने उत्पाद की सही जानकारी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करता है जो उसका विज्ञापन करे या न करे। और आगे देखते हैं कि देखिए जो कारपोरेट हमारा है उसके बारे में बताया कि निजी या सार्वभौमिक जीवन में नैतिक चिंताओं से बाहर आने के लिए क्या किया जा सकता है। और उसे नैतिक मार्गदर्शन कहते हैं, जो विचार हमें मदद करते हों और इनसे बाहर निकलते हैं। और देखिए नैतिक मार्गदर्शन के बारे में बताया गया है सिद्धांत और उसका स्रोत और रणनीतियों के बारे में बताया गया है। तो जो स्रोत है बाहरी है और आंतरिक है, वाह है और आंतरिक है। आंतरिक में अंतरात्मा से रिलेटेड हो जाएगा, इसके बारे में अंतरात्मा से वीडियो बनाया गया है। तो देखिए वाह में क्या है कि औपचारिक है और अनौपचारिक है। देखिए औपचारिक जो है जो शासन क्रिया है और निजी जीवन है अनौपचारिक, जिसमें संविधान, कानून, विनिमय और कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है। और जिसमें केस स्टडी है। और निजी और जीवन में है जो अनौपचारिक है, मार्गदर्शन, गुरुजन, सलाहकार, धर्म ग्रंथ पालक जो सफल हो जाएं। देखिए जो सिद्धांत है इसका हमारा यहाँ पे बताया गया है कि कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि कास्ट का जो मतलब कि लाभ हो रहा है उसका विश्लेषण करा है। प्रिंसिपल ऑफ, देखिए लार्जर इंटरेस्ट के बारे में कि बड़े वर्ग के हित की ओर जाना। देखिए और एथिकल क्या हमारा है, जो नैतिकता है कि पदानुक्रम सिद्धांत है उसके बारे में कि राष्ट्र हित, समाज हित, परिवार हित और निजी हित और स्वहित। और चौथा है कि मानवीय जीवन, जो मूल्य सिद्धांत है, मानवीय जीवन की प्राथमिकता है। और रणनीति के बारे में बताया गया है कि उचित समाजीकरण, नीति संहिता, आचार संहिता और विधि का जो स्वयान है। और उच्च अधिकारी की परामर्श के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि विशेषज्ञों और अनुभवी लोगों की सलाह से जुड़ी प्रभावी कार्य, यानी कि भर्ती प्रणाली में सुधार होना चाहिए। देखिए प्रशिक्षण द्वारा नैतिक और सृजन से जुड़े नीति, उसके बारे में निरंतर निष्पादन मूल्यांकन से जुड़ी हो। और प्रभावी देखिए अनुशासन व्यवस्था से भी जुड़ी हो, ये रणनीति होनी चाहिए। और देखिए पुलिंग ऑफ द पीरियड, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि सेटलमेंट प्रॉब्लम हो जाएगा और सेटअप थियोरी हो जाएगा और स्विच ओवर हो जाएगा। और कानून के बारे में छोटा सा शब्द बताया गया है कि लैटिन शब्द, यानी कि
लैगेर से बना है, जिसका मतलब होता है बांधना, यानी कि नैतिकता, लॉ, कानून। और इसकी विशेषताएं हैं कि यह प्रकृति में बाध्यकारी होता है ताकि मनुष्य स्वेच्छाचारी से अनैतिकता की ओर न जाए। जो कानून मूल स्वरूप में नैतिक होता है, यदि कानून का मूल स्वरूप नैतिक न हो तो वह बैड लॉ यानी कि बुरा कानून कहते हैं उसको। इसको वर्गीकरण करके बताया गया है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित कानून क्या है। देखिए, प्राकृतिक है जो नैतिक है, शाश्वता है और समय के साथ न बदलें, और वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और मानवता है, प्राकृतिक है ये। और मानव निर्मित जो कानून है प्राकृतिक के अधीन है, और वो क्या है, और संविधान है, संसदीय विधान है, न्यायिक आदेश है, जज, कानून, कार्यपालिका जो हमारा ब्यूरोक्रेट्स है, आदेश का और अध्यादेश का। और नेक्स्ट इसमें है कि अनुपालन सहज, ये प्राकृतिक है। और जो सामाजिक नैतिकता अनुकूल, इसमें वैधानिक होती है, जो सर्वमान्यता होती है। देखिए, आदर्श कानून जो अनुच्छेद 20, 21, 22 होते हैं, जिसमें प्रायोजित, और इसमें क्या जो है आर्टिफिशियल जो लॉ है उसके बारे में अप्राकृतिक कानून है, जिसमें प्रायोजित विधान है, नियम है, जिसमें प्रशासनिक सुविधा है, विनिमय है। और निजी कानून है जिसमें कि शरीयत है और हिंदू लॉ है निजी कानून में। उसके बारे में नेक्स्ट बताया गया है लॉ, नियम, और जो लॉ है हमारा लेजिस्लेटिव है, और रूल जो है ये डिलीगेट लेजिस्लेटिव है, और रिलीजन जो है एग्जीक्यूटिव है। देखिए, ये मामला लिबरल होता है यानी कि आज़ाद होता है। जिसमें तीसरा है कि राज्य या सरकार या सरकारी, राज्य या निजी, इसके बारे में बताया गया है। देखिए, वर्तमान में हम जो मानव निर्मित कानूनों से संबंधित होते हैं, इन कानूनों का विरोधाभास की स्थिति बनती है। देखिए, और यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिकल वर्सेस शरीयत, ऐसी स्थिति में राज्य या प्रशासन का मार्गदर्शन दो तरीकों से किया जा सकता है। आर्टिकल वर्सेस शरीयत, ऐसी स्थिति में राज्य या प्रशासन का जो मार्गदर्शन है दो तरीकों से किया जा सकता है। जिसमें पहला बताया गया है कि विधियों का पदाक्रमण सुनिश्चित हो, पदाक्रम जो है उसका सुनिश्चित हो। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर, देखिए कि और दूसरा नंबर है यहाँ पे कि विधियों की न्यायिक जो व्याख्याओं के अनुसार हो। और जो तीसरा नंबर है कि विधि की स्थिति उसके समक्ष, यदि, देखिए इसमें ए करके बताया गया है, विधि की जो स्थिति है समझे उसको, कि यदि विधि की व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा की जा चुकी है तो आप उसी के अनुरूप कार्य होगा आपका, आप सहमत हो या न हो। और दूसरा है यदि विधि की व्याख्या लंबित हो तो निर्णय लंबित रखने का प्रयास करें। और तीसरा इसमें है कि यदि विधि का जो प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होती है तो एक नागरिक के रूप में और प्रशासक के रूप में अलग अलग विकल्प है। देखिए, इसमें मौखिक बताया गया है कि देखिए, नागरिक और एक CS यानी कि सिविल सर्वेंट के बारे में। नागरिक जो है फोर्टी के आधार पर, देखिए, अक्रिय संघर्ष, गर्मपंथ और सविनय अवज्ञा या गांधीवादी गलत विधि निरोध के लिए हिंसा या विधि का उल्लंघन करता है। और जो हमारा सिविल सर्वेंट है, नौकरशाही है, वो मौखिक है। और क्या है, देखिए यहाँ पे कि नोटिंग के बारे में बताया गया है कि लिखित के बारे में शोध अनुसंधान द्वारा अनुमति का प्रयास करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।